आक्रोश जता रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सर्वदलीय बैठक का आयोजन अभी चल रहा है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि विपक्षी नेताओं के ओपिनियंस को भी ध्यान में रखा जा सके और आगे की रणनीति को तैयार किया जा सके। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और जैसा कि विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की जा रही थी, तो ऐसे में देखिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसका आयोजन हो रहा है और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त चल रही है राजधानी दिल्ली में। सपा और टीएमसी के नेता भी शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक का आयोजन, तो देखिए कल से ही बैठकों का दौर लगातार जारी है और ऐसे में संसद भवन में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की भी बैठक थी और कांग्रेस ने भी इस पूरे हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी देखिए सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक का आयोजन राजधानी दिल्ली में चल रहा है। तो राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक ये बुलाई गई है जिसका आयोजन होता हुआ, और आपको बता दें कि इस वक्त पूरे देश में गुस्से से उबाल है और कहीं ना कहीं हर कोई इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में आगे की रणनीति को तैयार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन हो रहा है जो कि बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और आप आरजेडी और टीडीपी के नेता भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो पहलगाम हमले को लेकर पल पल का अपडेट आपके साथ रेगुलर हम साझा कर रहे हैं और इसी कड़ी में कल से ही हम देख रहे हैं कि इस बड़े मुद्दे पर बैठकों का दौर जारी है, चिंतन मंथन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में भारत झुकेगा नहीं और आतंकियों को मात भी देगा और जितना उन्होंने सोचा नहीं होगा उस कल्पना से परे उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। और इसी बीच हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, पल्लवी श्रीवास्तव और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, तो देखिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन इस वक्त हो रहा है, कौन कौन से दिग्गज नेता वहां पर पहुंच गए हैं, किनकी मौजूदगी अभी वहां पर नहीं है और ऐसे में ये जो बड़ा मुद्दा है इस पर किस तरह की सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ने की योजना? देखिए मनीषा, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और हम दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुस्तान लोकतंत्र है। इसमें वैचारिक मतभेद होने चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। और ये जो आपदा है इसको स्वाभाविक तौर पर एक चीज जरूर देखनी होगी कि इस समय हिंदुस्तान के तमाम राजनीतिक दल जो है वो एक मंच पर आए हैं और सर्वदलीय बैठक की मांग भी हो रही थी और उसकी आवश्यकता भी मुझे लगता है कि सरकार महसूस कर रही थी। इसको लेकर ये सर्वदलीय बैठक संसद भवन का जो सभागार है उसके अंदर बुलाई गई है। राजनाथ सिंह जिस तरीके से आपने बताया कि उसकी अध्यक्षता करेंगे, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस बैठक में पहुंच गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो पहुंच गए हैं। राहुल गांधी जो है वो भी इस बैठक में शरीक होने के लिए पहुंच रहे हैं। उसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से यदि बात कर लें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव इस बैठक का हिस्सा बनने की जो सूचना मिली है, जो जानकारी मिली है, वो पहुंच रहे हैं। कुछ ही क्षणों में ये बैठक जो है वो शुरू होगी। किरण रिजिजू कानून मंत्री हैं वो हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, उनको भी इसमें समाहित किया गया है, उनको भी इसमें बुलाया गया है। उसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से जयंत चौधरी भी इसमें शामिल होने के लिए बुलाए गए। एनडीए और तमाम जो घटक दल हैं उनके जो सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया। और ये जो बैठक है, इस बैठक में अभी तक जो इनपुट मिले हैं पिछले 48 घंटे में इस जम्मू कश्मीर में जो दुस्साहसिक घटना हुई है इसके, और इसमें अभी तक की जो सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है वो मुझे लगता है कि शायद उस पर चिंतन मंथन होगा। वो जो पटल है उस पटल पर वो बातें रखी जाएंगी और विपक्षी दलों की तरफ से जो इसमें कुछ सजेशन मिलेंगे, जो प्रस्ताव उनकी तरफ से आएंगे, उसको भी कहीं ना कहीं गंभीरता से लेने की बात जो है वो की जा रही है। और ये सर्वदलीय जो बैठक होती है, अगर इनको हम इतिहास के पन्नों को पलट के अगर इनके पूर्व की
जो व्यवस्था है अगर उसको देखें तो एक ये जो आपदा है, क्योंकि अगर ये जो घटनाक्रम है अगर इसको देखें हम पहलगाम में जिस तरीके से अब अमरनाथ की यात्रा जो है वो शुरू होने का समय धीरे धीरे आ रहा है, तो एक बेहतर माहौल किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से चीज़ें की जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो विपक्ष के साथ तालमेल सरकार का नहीं बैठता है। लेकिन ये जो घटना है, इस घटना ने कहीं ना कहीं तमाम जो हिंदुस्तान के जो नेता हैं उनको, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको लाकर एक मंच पर खड़ा किया है, और वही ये मंच है। इस जो सर्वदलीय बैठक है, इस बैठक में किस तरीके की ब्रीफिंग आती है, किस तरीके से जो संवाद है वो होता है, इसका मुझे लगता है कि शायद हमें थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है मनीषा। लेकिन एक स्वतंत्र, एक सौहार्दपूर्ण माहौल अगर राजनीति में बनता है तो स्वाभाविक तौर पर ये, क्योंकि ये आपदा जो है ये कहीं केवल सरकार पर हमला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान पर हमला है, और 140 करोड़ की आबादी में जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ जो हिंदुस्तानी है वो भी इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को भावनात्मक रूप से जोड़ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल पल्लवी, आपके पास आते हुए, पल्लवी देखिए, इस आतंकी हमले के बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं कि बैठकों का दौर जारी है, और ऐसे में सर्वदलीय बैठक को भी बुलाया गया है। इस बैठक के क्या कुछ मायने, और विपक्ष से किस तरह से सहयोग की अपील? मनीषा, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कल सीसीएस की बैठक हुई, उसमें 5 निर्णय लिया गया, और जिस प्रकार से सर्वदलीय बैठक की मांग की जा रही थी सभी पार्टियों की तरफ से, तो आज वो बैठक 6:30 बजे शुरू होना था, पर अभी कुछ लोग नहीं आ पाए, इस वजह से अभी वो बैठक शुरू नहीं हो पाया है। पर उस पर कार्य जरूर चल रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि जैसा पाकिस्तान सोचा भी नहीं था उस प्रकार से इस पर निर्णय लिया जाएगा, और जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात ले, या जो सर्वदलीय बैठक होगी उस पर जितने भी बड़े नेता हैं वो लोग कड़ी कार्रवाई जरूर करेंगे, और कहीं ना कहीं जो भारत सोच रही है, जितने लोगों के मन में जो हिंदू हैं उनके मन में जो आक्रोश पैदा हुआ है वो सड़कों पे भी देखने को मिल रहा है, और सड़कों पे लोग कभी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं तो कभी लोग उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखा जा सकता है हिंदुस्तान में, और जिस प्रकार से कभी जंतर मंतर पे, कभी लाल किला पे, तो ऐसी जगह पे ये लोग कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं और श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेके पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान ऐसा सोचा भी नहीं होगा जो हम उनका हाल करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को लेके पाकिस्तान भी अब घबरा चुका है, पाकिस्तान भी अब डर चुका है कि आखिर अब क्या किया जाएगा, भारत की तरफ से क्या निर्णय लिया जाएगा। और जिस प्रकार से सर्वदलीय बैठक है, इसमें बड़े नियम भी, इसमें बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं और बड़े नियम भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पहलगाम का हमला हुआ, इसे कई बार से देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हमले होते रहे, चाहे वो कश्मीरी पंडित की बात कर लें या ऐसे तमाम ऐसे केस रहे हैं। इन सभी चीज़ों में अब पीएम नरेंद्र मोदी या भारत सरकार इसमें एकजुटता दिखाती हुई दिखाई दे रही है, और इस पर कड़ी निंदा भी की जा रही है, और साथ में कड़ा कदम भी उठाने की बात की जा रही है। बिल्कुल राजकुमार, देखिए नोएडा में इस वक्त जैसा कि सीमा हैदर भी पाकिस्तान से आई हुई लंबे समय से रह रही हैं, क्या उन्हें भी भेजने की कार्रवाई की जा सकती है, या उन पर भी खुफिया एजेंसियों की अभी भी नजर बनी हुई है? देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है मनीषा। आज उनके जो वकील हैं एबी सिंह, उनसे बात हुई थी और उन्होंने एक बयान भी जारी किया है मीडिया के लिए, और उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भाई सीमा हैदर जो है वो भारत सरकार के तमाम जो नियम, कायदे, कानून है उनका अनुपालन कर रही है, और अभी तक सरकार की तरफ से इस तरीके का कोई भी नोटिस उन्हें नहीं मिला है। हालांकि क्योंकि बहुत संवेदनशील मसला है, इसमें जो सरकार का निर्णय होगा और वही अंतिम निर्णय होगा, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वो ये स्थिति ये है कि अभी तक उनके वकील की तरफ से जो कहा गया है, सीमा हैदर से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो बात अपनी स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, अपनी बीमारी का हवाला देते हुए वो मीडिया के सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन क्योंकि उनके वकील जो हैं उन्होंने अपना 1.5 मिनट का एक वीडियो जो है वो जारी किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार के साथ साथ जो तमाम नियम हैं उन नियमों का पालन किया जा रहा है, और जो सीमा हैदर है वो सीमा हैदर को यहाँ पे एक शरण के तौर पे जगह दी गई है, जो तकनीकी तौर पे देखा जाए। तो भारत सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है, मुझे लगता है कि शायद इसका हमें इंतजार करने की आवश्यकता है। लेकिन इस तरीके के मसले में जो जानकार हैं, आज हालांकि नोएडा में जगह जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के
द्वारा कई महत्वपूर्ण बैठकें की गई और ये जो मसला है इस मसले को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रदर्शन भी किए गए और आतंकवाद का जो है पुतला वो भी फूका गया। लेकिन किस तरीके से भारत सरकार इस पूरे मसले में बहुत संवेदनशील तरीके से चली है, जिस तरीके से 20 देशों के राजदूतों को बुलाकर उनके सामने जो सबूत हैं, अभी तक के जो सबूत मिले हैं 48 घंटे में, वो पेश किए गए हैं। अब इसमें आगे क्या निर्णय होता है ये शायद मुझे लगता है कि भारत सरकार हमने ये भी पूछा है कि खुफिया एजेंसियों की भी नजर क्या उन पर टिकी हुई है, क्योंकि देखिए सीमा हैदर का जो भारत में एंट्री लेने का काफी महीनों पहले या सालों पहले जो तरीका था वो काफी कुटिल था। एक आम इंसान के लिए इस तरह की स्ट्रैटेजी प्लान करके भारत में एंट्री लेना इतना आसान नहीं है। हालांकि अभी इतने दिनों से वो सकुशल यहां पर रह रही हैं और भारतीय नियमों का पालन भी कर रही हैं, लेकिन खुफिया एजेंसियों की नजरें उस पर तब से लेकर अब तक किस तरह से बनती हुई? देखिए मनीषा, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है हर जिले में। अगर मैं बात करूं सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर अगर नोएडा में बात करें तो हम जेवर से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर एक रबुपुरा कस्बा पड़ता है। उस रबुपुरा कस्बे में ही उनका आवास है और उसके आसपास जो पुलिस है, पुलिस लगातार मॉनिटरिंग करती है, सारी चीजें करती है। लेकिन जिस तरीके से सीमा हैदर का उस समय यहाँ पे आगमन हुआ तो वो कहीं ना कहीं एक संदिग्ध था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं मिले इस वजह से, क्योंकि उनके 4 बच्चे अपने लेके एक महिला निकलती है और पाकिस्तान से वो नेपाल होते हुए जो है वो अपने से तकरीबन 15 साल छोटे व्यक्ति के साथ शादी करती है और शादी करके उसके बाद फिर वो यहाँ पर शरण लेती है। उसके वकील जो है वो उसको शरणार्थी के तौर पे जो उसकी अपील करते हैं और वो मान्य हो जाती है। लेकिन वहाँ के आसपास की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा व्यवस्था को तो सामान्य जो दिन होते हैं उन्हीं दिनों की तरह वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन अभी तक अगला निर्देश क्या आता है मुझे लगता है बिल्कुल। और सर्वदलीय बैठक में किस तरह का निर्णय लिया जाएगा या किस तरह की और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पर चर्चा की जाएगी, ये देखना भी वाकई में दिलचस्प रहने वाला है। पल्लवी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि देखिए सीमा हैदर की ही तरह कई ऐसे नागरिक हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं या जिन्होंने भारत में शरण ली हुई है, क्या उन पर भी अब किसी तरह की कार्रवाई की उम्मीद? देखिए मनीषा, जिस प्रकार से पाकिस्तान से जितने भी लोग आए हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 5 ऐसे नियम निकाले हैं। उन्होंने कहा है कि 48 घंटे में जितने भी सैलानी हैं उसे निकाल दिया जाए और 1 हफ्ते का मोहलत दिया गया है। बोला गया है कि जितने लोग यहाँ रह रहे हैं वो भी अब पाकिस्तान वापस जाए। तो ये सारी चीज़ों पे अब सीमा हैदर पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सीमा हैदर ने अभी एक बच्ची को भी जन्म दिया है, महज 1 महीने हो रहा है। अब उस पर क्या कुछ कड़ी निगरानी देखने को मिलेगी, अब ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस प्रकार से सीमा हैदर पे सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और अभी अब उनके वकील भी उनका पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर वो जिस प्रकार से गैर कानूनी ढंग से वो भारत आई थी, उसके बाद भी उन्हें शरणार्थी के रूप में भारत में रखा गया और साथ में ही जिस प्रकार से वो सचिन के साथ अभी रह भी रही हैं और साथ में उनकी एक बेटी भी हुई है 1 महीने पहले। तो इन सभी चीज़ों पे कहीं ना कहीं अब कोर्ट और जो सरकार है इस पे निगाहें टिकाई हुई है और वो उनका फैसला होगा कि आखिर किस प्रकार से अब सीमा हैदर को संरक्षण दिया जाए या फिर से उन्हें पाकिस्तान भेजा